बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट अ सीरीज़ ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर दी स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंसर्न, यानी ट्रेडिंग बिजनेस की क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की जो स्टेटमेंट थी वो हमने डिस्कस किया। उसमें हमने कहा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो पहली स्टेटमेंट बनती है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए, वो बनती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। तो यानी आज हम जब स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हर स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट होता है। अकाउंटिंग में जहाँ पे भी वर्ड स्टेटमेंट यूज़ होगा, मीन्स के कुछ भी आपने लिखना है, जो भी रिकॉर्ड करना है, जो भी आपने काम करना है, वो सारे का सारा किसी एक सेट फॉर्मेट के अंदर होगा। तो इसलिए ये भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट है, तो इसका भी फॉर्मेट होगा। तो हम सबसे पहले इसका फॉर्मेट आज सीखते हैं कि फॉर्मेट बनाना कैसे है, उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है। हमने फॉर्मेट को रट्टा नहीं लगाना, बल्कि हमने कॉन्सेप्चुअली फॉर्मेट को समझना है कि फॉर्मेट होता क्या है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो इस स्टेटमेंट के बेसिकली 3 पार्ट हैं। इस स्टेटमेंट में हमने क्या काम करना है, 3 चीज़ों को कैलकुलेट करना है। नंबर 1, जिसको आप प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं, उसी को हम कहते हैं करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और नंबर 3, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमने एक ही फॉर्मेट के अंदर 3 चीज़ों को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमने करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, सेकंड पे हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करनी है, और थर्ड वन पे जाके हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी है। तो किसी भी एक फॉर्मेट के अंदर हमने क्या करना है, इन 3 चीज़ों को फाइंड आउट करना है। अब हम सबसे पहले फर्दर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट को। तो प्रोडक्ट कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो आप लोग पढ़ के आए हैं, आप लोगों को पिछली वीडियोस में मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं कि जब भी कॉस्ट की बात होगी, स्पेशली कॉस्ट अकाउंटिंग के सिनेरियो में, इन द सिनेरियो ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जब भी कॉस्ट की बात होगी तो कॉस्ट के 3 ही एलिमेंट हैं। नंबर 1 डायरेक्ट मटीरियल, नंबर 2 डायरेक्ट लेबर, और नंबर 3 फैक्ट्री ओवरहेड। तो जब भी कॉस्ट की बात होगी, इसका मतलब ये है कि इसके तीनों एलिमेंट की बात होगी। तो जब भी किसी चीज़ की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, हमने सबसे पहले मटेरियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, फिर लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। फिर जब आप इन तीनों कॉस्ट को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो आपके पास बन जाएगी प्रोडक्ट कॉस्ट, या वो आपके पास बन जाएगी करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तब हम बात करें तो सबसे पहले जो हमने फाइंड आउट करना है, वो फाइंड आउट करना है डायरेक्ट मटेरियल यूज़ कितना हुआ है या कंज्यूम कितना हुआ है। जब भी आप कोई चीज़ बनाएंगे तो उस चीज़ में जो उसकी कॉस्ट आएगी वो उतना मटेरियल लगेगा जितना मटेरियल यूज़ हुआ है। जो मटेरियल यूज़ नहीं हुआ, जो मटेरियल आपका स्टोर रूम में पड़ा हुआ है, तो उसकी कॉस्ट उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। तो सबसे पहला काम है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो उसको समझने से पहले या कैलकुलेट करने से पहले मैं आपके साथ एक एग्ज़ाम्पल शेयर करता हूँ। उस एग्ज़ाम्पल की बेस के ऊपर जो है वो हम क्या करेंगे, इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से कोई भी एक स्टूडेंट है जिसके पास 1500 कैश है, ठीक है। आप रोज़ यूनिवर्सिटी आते हैं और यूनिवर्सिटी आने के लिए घर वाले आपको और पैसे देते हैं। तो समझिए आज यूनिवर्सिटी आए तो आपको घर वालों ने 1000 और दिया, तो आपके पास टोटल पैसे हो गए 2500, यानी जो कैश आपके पास था वो 2500 था।
अब आप जब घर में गए रात को तो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ 500 बचा हुआ था, तो इसका मतलब आपने कितने पैसे यूज़ किए? इसका मतलब ये है कि आपने 2000 रुपीज़ कंज्यूम किए या यूज़ किए। यानी आपके पास 1500 कैश अवेलेबल था, जिसमें आपको घर वालों ने 1000 दिया, तो टोटल कैश आपके पास हो गया 2500, जिसमें से आपके पास अब जो रिमेनिंग बचा हुआ है, जो यूज़ नहीं हुआ, जो अनयूज़्ड है, वो 500 है। तो इसका मतलब आपने कैश कितना यूज़ किया? आपने कैश यूज़ किया 2000। तो अब ये जो एग्ज़ाम्पल है, इस एग्ज़ाम्पल को अब मैं थोड़ा सा अगर टेक्निकल वर्ड में लिखूँ तो मैं लिखूँगा कि ये जो 1500 है, दैट इज़ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, प्लस आपने इसमें किया जितना आपको कैश रिसीव हुआ। ठीक है जी। इसका मतलब 2500 क्या हुआ? कैश अवेलेबल फॉर यूज़। और ये जो आपके पास इन हैंड पड़ा हुआ है, जो यूज़ नहीं हुआ हुआ, तो आप लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो आपके पास आंसर आ जाएगा कैश यूज़ या कैश कंज्यूम। तो अब इसी एग्ज़ाम्पल को अगर हम इसमें कैश की जगह पे रिप्लेस कर दें वर्ड मटेरियल, तो क्या हो जाएगा कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल या ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। ऐड करेंगे हम मटेरियल परचेज़, यानी यहाँ पे आप ऐड कर देंगे मटेरियल परचेज़, तो ये आपके पास आ जाएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। फिर आप लेस कर देंगे मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो यूज़ नहीं की हुई, जो हमारे पास पड़ी है स्टोर रूम में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम। तो पहला पार्ट जो आपने करना है वो मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करना है। डायरेक्ट लेबर की वैल्यू नॉर्मली गिवन होती है, फैक्ट्री ओवरहेड भी गिवन होते हैं, तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो पहला काम इस स्टेटमेंट का, यानी जो करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। अब इसको हम ज़रा फॉर्मेट में भी साथ साथ लिखते जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसका फॉर्मेट बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे जी। यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर, दो कॉलम है इनमें, जस्ट रुपीज़ है, ये कोई डेबिट या क्रेडिट वाला कॉलम नहीं है, जस्ट रुपीज़ का कॉलम है। यहाँ पे पहले ही आप हेडिंग देंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम या यूज़। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जी ओपनिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की। ठीक है, ऐड करेंगे आप मटेरियल परचेज़। अब ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, इसकी वैल्यू आप जाके ये सेकंड कॉलम में यहाँ पे लिखेंगे। अब मटेरियल परचेज़ करते वक्त यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट है, वो ज़रा समझ लें कि मटेरियल परचेज़ करते वक्त सम टाइम कुछ एक्सपेंसेस होते हैं और सम टाइम हम मटेरियल को रिटर्न कर देते हैं ठीक ना होने की वजह से। तो इस वजह से वो जो चीज़ें मटेरियल में आनी हैं, यानी आपने या मटेरियल को कोई वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, या कोई आपने इसके ऊपर कोई एक्सपेंसेस वगैरह पे किए, तो वो सारे के सारे यहाँ पे मटेरियल में आप लिखेंगे। तो यानी आप यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं, वो मैं मैक्सिमम चीज़ें लिख देता हूँ। 3 चीज़ें मैक्सिमम यहाँ पे मटेरियल में ऐड हो सकती हैं। फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन इन, और थर्ड वन आ जाएगा कैरिज इन। ठीक है जी।
और लेस क्या होगा, लेस होगा कोई भी अगर आपने परचेज रिटर्न की है या आपने कोई डिस्काउंट दिया है। तो ये जो सारी कैलकुलेशन है, अगर ये दोनों चीज़ें गिवन हों तो ये कैलकुलेशन करेंगे, अगर ये दोनों चीज़ें गिवन ना हों तो ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप अगर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो फिर मटेरियल की वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे, ये जितनी भी चीज़ें ऐड हो रही हैं ये भी यहाँ पे लिखेंगे, जितनी चीज़ें लेस हो रही हैं ये करके जो इनका फाइनल आंसर आएगा वो आप आउट इस कॉलम में लिखेंगे, सेकंड वाले कॉलम में, और इसके सामने आप लिखेंगे नेट परचेज। अब आप वही काम करेंगे कि जो नेट आपने परचेज़ की है उसको ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा मटीरियल अवेलेबल फॉर यूज़, मटीरियल अवेलेबल फॉर यूज़। अब हम लेस कर देंगे इसमें से वो मटेरियल जो हमने यूज़ ही नहीं किया, जिसको आप कहते हैं क्लोजिंग या एंडिंग इन्वेंट्री, तो उसको आप यहाँ से माइनस कर दें। इसका जो आंसर आएगा वो सारा आप सबसे बाहर वाले कॉलम में लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम या यूज्ड। उसके बाद जी सेकंड आपके पास कॉस्ट का सेकंड एलिमेंट है लेबर, आप लिखेंगे जी ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर, इसकी वैल्यू भी आप यहाँ पे जाके ऐड करेंगे। जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो हमने पहले भी पढ़ा था, वो कहलाएगा प्राइम कॉस्ट। फिर इसके बाद आप जाके इसके अंदर ऐड कर देंगे थर्ड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो इस फॉर्मेट का या इस स्टेटमेंट का पहला हिस्सा आएगा, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट या करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये हमारे पास पहला हिस्सा कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इस स्टेटमेंट में दूसरे हिस्से की तरफ जाना है, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये तो होगी आपकी जो करंट आपने अभी मटेरियल लगाया, लेबर लगाया, ये तो आपकी करंट प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी, करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी। सेकंड, अब आपने फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कि जितनी चीज़ें बनी हैं उनकी कॉस्ट, यानी जो टोटल चीज़ें बनी हैं उनकी कॉस्ट क्या है। तो इसको समझने के लिए फिर हम दोबारा ज़रा एग्जांपल पे आते हैं और फिर जाके इसको फॉर्मेट में लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल आप सबको पता है कि या तो स्टेटमेंट आपके पास बनती हैं ईयर एंड पे, या जो है वो मंथ एंड पे, या फिर वो क्वार्टर एंड पे, या क्वार्टरली होती हैं आपके पास। तो जो भी हो, अब आप इस बात को समझें कि फॉर एग्ज़ाम्पल कभी भी कंपनी की प्रोडक्शन नहीं रुकती, साल का पहला दिन हो, साल का आखिरी दिन हो, मंथ का पहला दिन हो, मंथ का आखिरी दिन हो, प्रोडक्शन कभी भी नहीं रुकती। इवन कि आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की बात करें तो वहाँ पे ईद की छुट्टी भी नहीं होती, उन्होंने लेबर को ईद पे भी बुलाया होता है और उनको डबल या ट्रिपल पे कर रहे होते हैं ईद वाले दिन। तो मैनेजेरियल स्टाफ ज़रूर छुट्टी पे होता है जो, लेकिन लेबर स्टाफ जो होता है उसको वो कहते हैं जी आप डबल पैसे ले लें या ट्रिपल ले लें, लेकिन आके आप जो है वो काम करें। तो साल का पहला दिन हो या साल का आखिरी दिन हो, प्रोडक्शन कभी भी नहीं रुकती। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अज्यूम करते हैं कि हमें जो ऑर्डर मिला था वो 1000 यूनिट बनाने का ऑर्डर मिला था। हमें ऑर्डर ये मिला था कि आपने 1000 यूनिट बनाने हैं। अब जब हमें 1000 यूनिट बनाने हैं तो मंथ के स्टार्ट में कुछ हमारे पास यूनिट ऐसे थे जो इनकम्प्लीट थे। अब जो इनकम्प्लीट यूनिट होते हैं उनके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग में वर्ड यूज़ होता है वर्क इन प्रोसेस, यानी
वर्क जो है वो प्रोसेस में है, यानी जो इनकम्प्लीट यूनिट होते हैं उनके लिए वर्ड यूज़ होता है वर्क इन प्रोसेस। ठीक है जी, यानी वो इनकम्प्लीट यूनिट होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक 100 यूनिट थे जो इनकम्प्लीट थे, तो जाहिर है अगर वो पिछले साल के क्लोजिंग पे इनकम्प्लीट थे तो इस साल में वो भी कंप्लीट हो गए होंगे, या पिछले मंथ के अगर एंड पे वो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी इस मंथ पे वो ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। तो अगर वो पिछले मंथ पे इनकम्प्लीट थे तो इस मंथ में सबसे पहले तो उन्हीं को कंप्लीट करेंगे ना, पहले उनको कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो नए यूनिट बनाना शुरू करेंगे। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, घर की एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो है ना वो फ्रिज में ऑलरेडी एग पड़े हुए हैं और मार्केट से आपके अब्बा जान या भाई जान और ले आए, तो जब आप यूज़ करेंगी आप सबसे पहले पुराने वाले अंडे यूज़ करेंगी कि यार वो ख़राब ना हो जाएं, और जो बाद में आए होंगे वो रख देंगी और उनको बाद में यूज़ करेंगी। तो सिमिलर इसी तरह से जो यूनिट पहले हमारे पास इनकम्प्लीट थे पहले हम उनको कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद आके जो है ना वो हम अगले यूनिट्स को ऊपर काम करेंगे। तो जो हमारे पास पहले मंथ के स्टार्ट में या ईयर के स्टार्ट में जो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी उसको हम, तो इसका मतलब जो टोटल यूनिट हमने बनाए वो 1100 बनाए जिसके ऊपर हमने काम शुरू किया हुआ था। ये एक जो 100 थे ये तो टोटल कंप्लीट हो गए और ये 1000 के ऊपर हमने काम करना शुरू किया था। तो मंथ एंड पे जाके या ईयर एंड पे जाके पता चला कि 200 यूनिट ऐसे हैं जो इनकम्प्लीट हैं। तो जो इनकम्प्लीट हैं वो हम माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब जो यूनिट मैन्युफैक्चर्ड हुए या जो यूनिट कंप्लीट हुए वो 900 है। यानी इन यूनिट पे जितनी कॉस्ट लगी है वो जो कॉस्ट लगी है वो 900 यूनिट पे लगी है। तो यानी मैं अगर ये कहूँ कि 900 यूनिट कंप्लीट हुए हैं, मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं, बने हैं, प्रोड्यूस हुए हैं, तो उनको उनकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो हमने कैलकुलेट करना है। यानी मैन्युफैक्चर्ड होने वाले यूनिट की कॉस्ट, जो यूनिट मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं, जो यूनिट बने हैं, उनकी कॉस्ट। तो अब क्या होगा, अब अगर हम इसको फॉर्मेट में जाके लिखें तो मैंने क्या किया, ये जो थी ओपनिंग इन्वेंट्री थी वर्क इन प्रोसेस की, ठीक है, वो मैंने ऐड की, और वर्क इन प्रोसेस की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो मैंने लेस कर दी। तो हमारे पास आंसर आ गया मैन्युफैक्चर्ड यूनिट। और अगर इसको कॉस्ट की सूरत में आप लिखेंगे तो वो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो अब जाके हम रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे जाके अब हम लिखेंगे, ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, और लेस कर देंगे हम इसमें से वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आपके पास रिपोर्ट का सेकंड फॉर्म आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है जी। तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, आपने जस्ट ऐड करनी है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गिवन होगी तो उसको भी आपने जस्ट ऐड करना है। अब हमारे पास रिपोर्ट का थर्ड हिस्सा रह गया जिसको हम कह रहे थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी अब हमने फाइंड आउट करनी है सेल होने वाली चीज़ों की कॉस्ट। तो अभी हमने कहा कि जी हमने जो बनाए, जो यूनिट मैन्युफैक्चर्ड किए वो थे 900। अब 900 यूनिट थे तो हम ये चेक करेंगे कि यार पहले कोई ऐसे यूनिट पड़े हुए हैं जो कंप्लीट हैं लेकिन सेल नहीं हुए। जाहिर है कि जब आप यूनिट बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि वो सारे के सारे सेल हो जाएं, कुछ यूनिट आपके पास अनसोल्ड भी पड़े होते हैं। एक और एग्जांपल आप डिस्कस कर लें, आपके घर के पास एक जनरल स्टोर है, तो शाम को वो जब जनरल स्टोर क्लोज़ होगा तो सारा खाली तो नहीं हो जाता ना, गौरमेंट की शॉप शाम को खाली तो नहीं हो जाती कि सारा कुछ ही बिक गया है।
तो कुछ ऐसी इन्वेंट्री पड़ी होती है जो कि अवेलेबल फॉर सेल होती है लेकिन वो सेल नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, सिमिलर उसी तरह से जो फिनिश गुड्स हैं, जो तैयार चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिन चीज़ों, फिनिश गुड्स उनको कहते हैं जो अवेलेबल फॉर यूज़ होती हैं, जिनको आप फौरी तौर पे घर जाके यूज़ करते हैं। जैसे आप जनरल स्टोर पे जाएं तो आप जूस लें तो आप उसको फौरी तौर पे पीना शुरू कर देते हैं, कोल्ड ड्रिंक को फौरी तौर पे पीना शुरू कर देते हैं, बिस्किट पकड़ के फौरी तौर पे खाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी फिनिश गुड्स होती हैं जो अवेलेबल फॉर यूज़ होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ यूनिट हमारे पास पहले भी पड़े होंगे जो कि अनसोल्ड पड़े होंगे, तो वो, और जितने हमारे पास नहीं बिके वो हम डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी। यानी हमने फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी सेल होने वाले गुड्स की कॉस्ट, ये हमने फाइंड करनी है। तो फॉर एग्जांपल 900 यूनिट हमने बनाए, ये जो वो थे जो हमने प्रोड्यूस किए थे। ओपनिंग इन्वेंट्री में कुछ पड़े होंगे हमारे पास अनसोल्ड यूनिट, चले अज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारे पास पहले 500 पड़े थे। तो टोटल सेल करने के लिए मेरे पास यूनिट कितने अवेलेबल हैं, यानी अवेलेबल फॉर सेल कितने हैं, वो 1400 हैं। और अज्यूम करते हैं कि उसमें से 400 सेल नहीं हुए, अनसोल्ड, तो फिर सेल कितने हुए, 1000 यूनिट। तो अब जो यूनिट सोल्ड हो गए उनको अगर उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास सेल होने वाले यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है जी। फॉर्मेट में ऐसे ही लिखेंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो फिनिश गुड्स हैं हमारे पास, और ये सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा। फिनिश गुड्स की आप ओपनिंग इन्वेंट्री ये ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और लेस कर देंगे आप इसमें से फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो फाइनल आपको चाहिए था, जो स्टेटमेंट थी आपकी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी शॉर्ट में CGS। ये था जी आपका फॉर्मेट के हवाले से कि फॉर्मेट में क्या चीज़ें आती हैं और किस तरह से आती हैं, उनके बिहाइंड क्या लॉजिक हैं, क्या कॉन्सेप्ट हैं। तो अगर इसमें आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट में जाके आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।